नमस्ते। मैं हूँ पृथव बंग और फिर आपका स्वागत करता हूँ हमारे अगले एपिसोड में ऑफ पृथव बंग लाइफ। टुडे वी विल टॉक अबाउट मनी, but in a sense which would not, not just give you some aspects of this particular commodity, but might also give you an idea of how important it is, or how, how can you actually earn while you are in your college or while you are in your 20s, but in a manner which is more practical and knowledgeable in nature. With me today I have Mr. Vijay Chandak. मिस्टर विजय चांडक जी की जो स्टोरी है, इट इज लिटरली फ्रॉम बीइंग जीरो टू हीरो. He has been, in this commodity markets for more than 25 years now, or more than that, I must say, from 1992 itself. From having shops on rent to actually having a multi-crore asset company is something which he has earned throughout. सर, मैं चाहूँगा आपका परिचय आप खुद अपने एक्सपीरियंस से दें, ना कि मैं पढ़ के. थैंक यू प्रीतम। मैं इस बाज़ार में पिछले 1994 से बहुत लोगों को पैसा कमाते हुए देखा है, बहुत लोगों को पैसा गंवाते हुए देखा है। तो ऐसा क्या किया लोगों ने कि पैसा लोगों ने गंवा दिया, और क्या किया ऐसा कि लोगों ने पैसा कमा दिया। अभी नई जनरेशन को मेरे को यही बोलना है कि मेरे एक्सपीरियंस उनको कुछ काम आवे तो आई विल बी थैंकफुल टू प्रीतम। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जो करना चाहिए वो करोगे, पैसा अपने आप आएगा। जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करोगे तो पैसे का नुकसान नहीं होगा। मनी सेव्ड इज इक्वल टू मनी अर्न। गलतियों से आदमी सीखता है, क्योंकि मैं कितना भी बोलूँगा, आप गलती करोगे, गलती आपको सिखाएंगी, लेकिन गलती इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि आप वापस उभर के खड़ा ना हो जाओ। सही बात। समझो आपके पास 10 लाख रुपए है। हर एज को, इस एज को आदमी को ये लगता है कि मैं होशियार हूँ, मेरे को पूरा नॉलेज आ गया। मैंने भी गलती की है, पर पूरा नॉलेज आता नहीं, एक्सपीरियंस से ही आदमी को पूरा नॉलेज आता है। सिर्फ हमने ये किया कि हमने छोटी छोटी गलतियाँ की। यदि मेरे पास 10 लाख रुपए है तो मैंने गलती की 25,000 की। मैंने ऐसी बहुत बड़ी रिस्क ले लिया। 10 लाख है तो 10 लाख एक दो स्टॉक में लगा दिया, फिर आदमी का कॉन्फिडेंस टूट जाता है यदि बहुत लंबा नुकसान लग गया तो। और विदाउट कॉन्फिडेंस आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए गलतियां करो, लेकिन छोटी छोटी गलतियां करो, समय जाने दो। आज आप ही सोचो कि आज के 4-5 साल पहले आपको कितना नॉलेज था और अभी आपको कितना नॉलेज है। सही बात। तो मैं गलतियां करूंगा, मैं छोटी छोटी गलतियां करूंगा, और वही गलती मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं। नहीं तो क्या हुआ, ठीक है सीख लिया, वापस वही काम कर रहा हूं तो मुझे लॉस ही आना है। इसलिए गलती करूंगा, छोटी गलती करूंगा, गलती दोहराऊंगा नहीं। एक तो ये पहली बात। दूसरी बात, पैसा कमाना कठिन है। आज के दिन में पैसा कमाना कठिन है, उससे भी ज्यादा कठिन है कमाया हुआ पैसा टिका के रखना। सही बात। इट्स वेरी इजी टू अर्न मनी, बट लेकिन पैसा कमाया हुआ टिका के रखना, बोलते लक्ष्मी को पावर रहते हैं। इसलिए आपको ये सोचना है कि मेरे पैसे जो है, ग्रोथ की बात बाद में, कम से कम मेरी पूंजी जो है वो सही जगह पे निवेश हो, वो क्वालिटी में निवेश हो। मैंने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अपन आगे देखते हैं। पिताजी मेरे बोलते थे कि विजय सर सलामत तो लाइफ में मौके 1000 रहेंगे, पर तेरा सर, तूने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया, कैपिटल खत्म हो गया। सर सलामत है ना, आपने जिंदा रहना चाहिए, कैपिटल रहना चाहिए, कैपिटल रहना चाहिए। तो वो एक चीज है कि वो गलती अपने को नहीं करना है। अभी क्या हो गया है, लोग ऑनलाइन काम करते हैं, ठीक है, 2 पैसे बचाने के लिए वहाँ कोई ब्रोकरेज कम लगती है, वो ऑनलाइन करते हैं। उनके दिमाग में बात आई और तुरंत बटन दब गई। नहीं कोई सोच पूछते नहीं किसी को कि मैं लूँ क्या, कि ठीक रहेगा क्या। किसी ने बोल दिया, किसी ने कह दिया और ले लिया। अरे अपन 50 रुपए किलो के बैंगन भी अपन खरीदने जाते हैं ना, तो अपन उसको गोल घुमा के देखते कि कहीं उसको डंक है क्या। सही बात। कहीं उसको कीड़ लगी है क्या। और 10,000 के, 20,000 के, 1 लाख के शेयर लेना है तो ऐसे ही बटन दबा दिया, ले लिया।
क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है। सही बात है। तो आप अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, अच्छे एडवाइज़र के पास जाइए, अच्छा रिसर्च करिए। रिसर्च आपको कॉन्फिडेंस देगा। रिसर्च करने के बाद मेरा रिसर्च सही है कि नहीं है, एडवाइज़र से पूछिए। जो भी आपके सीनियर्स होंगे, जो भी जिन्होंने पैसा बनाया है, नागपुर सिटी में आप बोलो तो 50 नाम है जिन्होंने पैसे बनाए हैं। तो ऐसा उन्होंने क्या किया कि उन लोगों ने पैसा बनाया है। इसलिए अपना रिसर्च को स्टैंप लगा लीजिए एडवर्टाइजर की कि ये मैं सोच रहा हूँ, ये मैं करूँ क्या, ये मेरे लिए बेनिफिट रहेगा क्या। ये एक चीज़ करना चाहिए। विजय जी, जो ये नए नए एप्लीकेशन आ गए हैं, जैसे जीरोधा हो गया, ये अलग अलग जिनसे एक बटन में इन्वेस्टमेंट हो जाती है, अब इसका एक दायरा इसका ऐसा है कि आसान हो गई है चीज़ें, समय कम लगता है। पर एक दूसरा जो दायरा है जो आपने बताया कि जितना आसान हो गया उतना ही रिस्की भी हो चुका है। तो इस पे आपका क्या विचार? जो नए बच्चे जो जैसे समझ लीजिए मेरी उम्र के हैं, 23-24 साल के, 25 साल के, उनको तो बस लगता है स्वाइप कर दिया मतलब खरीद लिया। पर ये इसका जो सेकेंड हाफ है, जो सिक्के का दूसरा भाग है, एक बार आप उस पर स्ट्रेस करेंगे कि कितना रिस्की है ये? रिस्की बोलो तो कैसा होता है, दिमाग में आई और बात एक्शन हो गई, समय नहीं जाने दिया। समय जाने का रीथिंक होता आदमी का कि बराबर है, नहीं 500 नहीं लेता हूँ, 100 ही लेके देखता हूँ पहले, बराबर है। एडवाइजर क्या करेगा आपको, आपने 100 लिया, नहीं मुझे भी पड़ रहा है, यू कैन गो फॉर 500। अच्छा, एक कॉन्फिडेंस का एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं तू, तेरी जो एक्शन है वो सही है, यू आर इन द राइट डायरेक्शन, गो फॉर बिगर क्वांटिटी, और इट्स वेरी रिस्की, गो फॉर लेसर वर्क। क्योंकि एडवाइजर क्या करता है, ये फुल टाइम काम है, वो दिन भर शेयर बाजार को देखते रहता है। आदमी क्या करते हैं, नए बच्चे क्या करते हैं, 2 घंटे देख लिए, कॉलेज में चले गए 4 घंटे देख लिए। ये ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यूएशन प्रोसेस है कि इंटरनेशनल मार्केट क्या है, 10 दिन से मंदी आ रही है तो अब तेजी आने के चांसेस है, बराबर है ना। या 10 दिन बाजार बढ़ गए हैं, अभी अपन ने रुकना चाहिए, मंदी आएगी। कौन सा सेक्टर फेवरेबल है कि मैं ये स्टॉक तो अच्छा है लेकिन ये सेक्टर फेवरेट है क्या, समझ गया। मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर जो है वो चीज देखना है कि या पूरे एक सेक्टर में पूरी कंपनियां डाउन है। समझो अभी कार्बन ब्लैक कंपनीज है, सारी कंपनियां डाउन है, उसमें से एक पर्टिकुलर कंपनी ऊपर जा रही है, तो क्या ऐसा रीजन है जो ऊपर जा रही है? सही बात। इसका मतलब वो सेक्टर चलेगा तो वो कंपनी का शेयर क्या हो जाएगा, अनस्टॉपेबल हो जाएगा, जो कि बिना चलते ही अगर ऊपर है तो चलने के बाद डाउन वो चल रहा है, इसका मतलब वो शेयर में अपन सोच सकते, दाव लगा सकते, इन्वेस्ट कर सकते। दाव लगाना भी गलत शब्द है, इन्वेस्ट कर सकते। दाव तो ऐसा लगाता है आदमी घोड़े पे लगाता है, वो नहीं, इन्वेस्ट कर सकता हूँ मैं उसमें थोड़ी बहुत। क्या मेरी इन्वेस्टमेंट भी जो है ना, ऐसे पर्टिकुलरली 2-3 स्टॉक में नहीं रहना चाहिए, वो रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, मैं उस पर बोलूंगा आपको। अच्छा, तो ये डेड मनी करके जो कॉन्सेप्ट होता है, डेड मनी, डेड मतलब जो पैसा मेरे घर पे मेरे पास पड़ा है, ना मैंने उसे निवेश किया, ना कोई एसआईपी, ना इक्विटी, ना, बस वो पड़ा है, और पड़े तो पैसे की वैल्यू और कम होती जा रही है क्योंकि इन्फ्लेशन एक साइड से बढ़ रहा है। तो इस पे आप क्या एक अपना विचार रखते हैं कि ये जो डेड मनी है ये होना चाहिए? एक डेड मनी का एस्पेक्ट हो गया सेविंग, वो मैंने आगे के लिए बचा के रखी, कोई भी अनिश्चित चीज जो आगे होगी, और एक एस्पेक्ट हो गया कि उसको अगर मैं निवेश करके अपने आप में या तो वैल्यू बना के रखूं या तो बढ़ाऊं। इस पे आपका क्या एक सजेशन होगा? नहीं, डेड मनी रखना है ना, पैसे खोना है। अच्छा, सीधा बराबर है ना। इफ यू डोंट वांट टू रिस्क, तो बहुत से ऐसे एसेट क्लास है उसमें डालिए आप कि आपको एफडी से ज्यादा पैसा मिल जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लो, गवर्नमेंट बॉन्ड ले लो, लिक्विड फंड में पैसा डाल दो। बट रखे पैसे का कोई मतलब नहीं, तो कभी रखना ही नहीं, पैसे तो कम ही हो रहा है, पैसों का जंग लग जाएगा भाई क्या। तो एक चीज है, और ये नहीं सोचना कि अब इतना सा अमाउंट का क्या लूँ मैं। स्मॉल इन्वेस्टमेंट, 40 रुपए में मैंने IDFC बैंक आइडेंटिफाई किया कि ठीक है 40 रुपए में 100 शेयर लेकर रख देते। योर स्मॉल इन्वेस्टमेंट है। तो लोग क्या सोचते हैं, शेयर बाजार में तो बहुत पैसा लग रहा है, मेरे 10-20 हजार से क्या होगा, कितना इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा। आप उसको मत सोचिए, आज की आपकी छोटी इन्वेस्टमेंट कल बड़ा रूप लेने वाली है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 40 रुपए का HDFC बैंक आज इस तरह का बढ़ सकता है। सही बात। तो छोटी इन्वेस्टमेंट से मेरी जितनी चद्दर है, मेरी जितनी कैपेसिटी है, विदाउट गिविंग टेंशन टू माय माइंड, मैं इन्वेस्ट करूंगा। रिस्क एपेटाइट एक
बहुत एक मेजर रोल प्ले रिस्क करता नहीं है। लेंगे, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क का नहीं है। सही बात। आप शादी करोगे आगे जब 2-3 साल में, आने वाली पत्नी जो है वो कैसी मिलती है, हाँ। क्या मिलती है, उसमें भी रिस्क है। रास्ते पे उतरने में रिस्क है, कहीं से कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो उससे जाए। अपनी बनेंगी कि नहीं बनेंगी, सही बात है। रिस्क तो है, पर ऐसा है क्या, रिस्क शुड बी मैनेजेबल। हम्म, शेयर बाजार की बात कर रहा हूँ, हम्म, कुछ रिस्क शादी हो गई तो मैनेजेबल है नहीं है, वो अलग है। सही बात है। तो मेरी रिस्क कितनी होनी चाहिए कि वो यदि वो एसेट क्लास नहीं भी चला तो मुझे कुछ नहीं फर्क। फर्क पड़ेगा। हम्म। तो ये रिस्क मैनेजमेंट के अलग अलग तरीके हैं। अब जैसा परचेस करना इम्पोर्टेंट है, वैसा ही सेल करना। अच्छा। लोग क्या करते हैं, परचेस कर लेते हैं, हम्म। तो भाई परचेस करना इम्पोर्टेंट है, 50% सेल करना भी इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है, हाफ हाफ है दोनों का रोल। हाँ, ऐसा नहीं कि परचेस कर लिया बस हो गया करके। क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने की लालसा या घाटे का बहुत ज्यादा डर कि मैंने निवेश किया, मेरे को लंबा घाटा लग सकता है। तो ये दोनों इन्वेस्टरों के हित में नहीं है। बहुत ज्यादा प्रॉफिट की लालसा भी नहीं होना, तो बहुत ज्यादा घाटे का डर भी नहीं। बीच में कहीं संतुलन बना के रखना। बिल्कुल। तो ये एक चीज अपने, मुझे ऐसा लगता है ये बताना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया है। इफ यू गेट इन्वॉल्व कि फ्यूचर में क्या होगा, डाउन तो नहीं आ जाएगा, तो यू विल लूज व्हाट प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी यू इज गेटिंग। सही बात है कि भाई पता नहीं साला बाजार में पैसा तो डाला, टूट तो नहीं जाएगा। अरे अभी बाजार चल रहा है ना, यू हैव टू जस्ट फॉलो द मार्केट, डू नॉट जज द मार्केट। सिर्फ फॉलो करो, ट्रेंड को जस्ट फॉलो द मार्केट। ये आगे का सोच के अभी का डिसीजन लेना कि भाई मुझे जो है आई हैव टू जस्ट फॉलो द मार्केट। लोग बोलते हैं आज के 10 साल पहले बाजार बहुत बढ़ गया, उठा के चाणक्य जी मेरा पूरा माल सेल कर दो। तो क्यों दे हैव जस्ट द मार्केट कि बाजार बहुत बढ़ गया है। और फिर एक नेचुरल टेंडेंसी है कि मैंने कोई शेयर 200 रुपए में बेच दिया, तो वो 250 का तो मैं लूंगा नहीं, डर लगता है, अरे अभी तो बेचा, अरे तो बढ़ गया, अभी तो बेचा था मैं। ये नहीं, मार्केट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो ले। अच्छा। तो ऐसा है कि भाई वो चीज वो प्राइस कमांड कर रही है। इस मार्केट में कोई भी चीज सस्ती नहीं बिक सकती लंबे समय तक। अच्छा। और बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं बिक सकती लंबे समय तक। मैं सादी बात बताता हूँ, सारी आंखें दुनिया की नहीं वर्ल्ड की पूरी लगी हुई है कि मुझे फोन आया दिल्ली से, बोले चाणक्य जी नागपुर पावर करके एक कंपनी है कामठी रोड पे, वो कामठी रोड पे लैंड के क्या रेट चल रहे होंगे। अच्छा। मन बोला क्यों भाई, क्यों पूछ रहा है? नहीं, बोले कंपनी के पास 150 एकड़ जमीन है बैलेंस शीट में। तो उस हिसाब से हमारे मन बोला भाई मैं 10 लाख रुपए एकड़ चल रहे होंगे आज के 5-7 साल पहले के बाद। उस हिसाब से तो कंपनी का शेयर 40 रुपए में मिल रहा है। बाप रे। वैल्यूएशन तो 150 होना चाहिए। सही बात है, एसेट ही इतना है, फिक्स लैंड 150 रुपए वैल्यूएशन हमारे हिसाब से निकलता है, एंड शेयर इज कोटिंग ₹40। तो इसका मतलब दुनिया, पूरी दुनिया की आंखें हर कंपनी के एसेट पे, लायबिलिटी पे, उसके बिजनेस मॉडल बैलेंस शीट पे। बाप रे। कोई चीज सस्ती नहीं, कोई चीज महंगी नहीं। ज्यादा ज्यादा 400 तो देखा था, इसको अभी 800 हो गया। ये 800 से टूट के अभी 600 आ गया, ले लूं क्या? 600 से टूट के तो 300 में मिल रहा है, ले लूं क्या? नहीं। मार्केट हर चीज को फेयर वैल्यूएशन देता है। कुछ कंपनियों में सट्टा चलता है, वो ख्याल में आ जाता है। ठीक है, अपने को मालूम ही रहता है कि बिजनेस मॉडल क्या है। अब बिजनेस मॉडल, आप कोई भी शेयर ले ना, तो ये मत सोचो मुझे पैसा बनाना है। अच्छा। मुझे ये सोचो कि मैं उसका बिजनेस पार्टनर बन रहा हूँ। शेयर होल्डर इज ए बिजनेस पार्टनर। डिसीजन मेकिंग पावर, इसलिए तो वोटिंग में आपको बुलाया जाता है। वो तो ठीक है, पर मेजॉरिटी उनकी रहती है, सारी चीज उन्हीं की है। बट आपका भी कोई रोल रहता है। आपको ये सोच के लेना है कि ये बिजनेस का मैं बिजनेस पार्टनर बनूं क्या। जैसे हमने राइस बिजनेस आइडेंटिफाई किया। अच्छा। कि राइस का कोई भाव नहीं रहता, 40 रुपए किलो का भी राइस आता है और 200 रुपए किलो का भी राइस आता है। क्वालिटी का फर्क। आपको 70 रुपए का राइस आप जज नहीं कर सकोगे कि वो 100 रुपीज है कि 120 का है। कंपनियों ने ब्रांडिंग कर लिया और बहुत अच्छे पैकिंग में 60 रुपए किलो का राइस आपको 90 रुपए किलो में बेच दे रहा है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा। तो बिजनेस मॉडल कैसा है कंपनी का? एक नंबर, बहुत बढ़िया।
आपको कुछ नहीं करना है, अपने आंखें खोल के रखना है, अपने कान खोल के रखना है। मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से एक बात बताना चाहता हूँ जी सर। कि मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ, वो रहता था पहले, अभी मैंने नया लिया है, वहाँ मेरे पड़ोसी ने एक ऑर्डर दिया, तो वो डिलीवरी बॉय को मैंने बुलाया मेरे यहाँ पे। बोले बेटा कितने का बिल बना? तो बोले 900 रुपीज का। बोले क्या क्या डिलीवर किया? बोले एक पिज्जा दिया, एक गार्लिक ब्रेड दिया, एक चॉकलेट शेक दिया। मैंने बोला कितने का बिल बना? तो बोले 900 रुपए का। बोला तेरे को कितना पेमेंट है? बोले सर हमको पेमेंट नहीं है, और डिलीवरी चार्जेस है। हमको आधा घंटे में आपको डिलीवरी देना है, तो मुझे 40 रुपए एक डिलीवरी पे मिलते हैं। बोला तेरे सेंटर पे कितने लोग काम कर रहे थे? बोला 80 लोग काम कर रहे हैं, 80 रुपीज। मैं सबसे बड़ा सेंटर कहाँ था? बोले दिल्ली, वहाँ 250 लोग काम कर रहे हैं। बोले गाड़ी किसकी? तो बोले हमारी खुद की। पेट्रोल किसका? तो बोले हमारा खुद का। मन बोला 400 रुपए की कंपनी 900 रुपए कर रही है, इनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, आई कैन गो फॉर दिस शेयर। अच्छा, इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हैं, इस तरीके से किसी को बिजनेस मॉडल। आप देखो ना, एक कंपनी जो यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, ब्रिज बना रही है, वही कंपनी को मैं अमरावती में भी देख रहा हूँ, वही कंपनी को मैं हैदराबाद में भी देख रहा हूँ। पता चल रहा है कि ये कंपनी का कैसा काम है। अभी ये मोदी गवर्नमेंट ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रा में जुड़े भी ये कंपनी जिनकी एजुकेशन कैपेसिटी अच्छी है, अच्छा, उनका अमेरिका में भी काम है। तो मुझे लगता है ये शेयर बढ़ना चाहिए। तो ये एक तरीका है चूज करने का, अपने रिसर्च करने का, अपने कॉमन सेंस कि भाई बिजनेस मॉडल अच्छा है। जैसे राइस की बात बताया आपको, इसकी बात बताया है। अब मैं देख रहा हूँ कि हर घर में आप फोन करो, डिलीवरी आ जाती है फूड की। डिलीवरी देने वाली कंपनी कौन सी है? ई कॉमर्स जो हो गया, स्विगी, जोमेटो। हाँ, बराबर है ना? सही बात है। तो ये कंपनी क्या है, डूबेगी क्या? ये तो और 100 शेयर यदि ले लिए, उस समय पे 50-60 रुपए में कोई शेयर अवेलेबल था, तो 50-60 ही जाएंगे ना, पूरे जाते भी नहीं। सही बात। तो मैंने इस शेयर पे दाव लगाना चाहिए। कुछ तो मोनोपोली बिजनेसेस है सर। कंपनी मेड टू मेक द प्रॉफिट। जो पोर्ट बिजनेसेस है, पोर्ट के जो होते हैं, पोर्ट पे जो सी लैंड पे उनके पोर्ट है, लिमिटेड जगह है। शेयर बाजार में कुछ डिपॉजिटरी कंपनियां हैं। कितनी डिपॉजिटरी कंपनियां पूरे इंडिया में? 2। कितने स्टॉक एक्सचेंज पूरे इंडिया में? 2। तो इनमें क्या करना है? शेयर बाजार चलेगा ही चलेगा, ये भी चलेंगे, ये भी चलेगा, क्योंकि मोनोपोली बिजनेसेस है। कोई और है ही नहीं इनके अलावा, कोई इनके अलावा है नहीं। तो इसमें मैं करा सकता काम, मुझे पट रही है। मुझे सही बात समझा। कहने का मतलब लॉन्ग टर्म में ये कंपनियां अच्छी रहेंगी। हो सकता करेक्शन दे दे 20-25% का, वो चीज अलग है। मुझे कब लेना है? 7-8 दिन हो गए बाजार डाउन आ रहा है, उसके बाद मैं वॉच कर रहा हूँ कि ये कंपनी एकदम उसके बाद भी गिर नहीं रही। इनका मोनोपोली बिजनेस अच्छा है, इनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, इनके प्रोमोटर अच्छा है। एवरी चीज इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। प्रोमोटर होल्डिंग कौन है, किस म्यूचुअल फंड कितना यूज किया, इन्वेस्ट किया है, चेंज हुआ क्या उसमें। तो मैं कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर एक कॉमन सेंस है कि भाई क्या चीज चल सकती है, क्या चीज नहीं चल सकती। लाइक ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, ये जो 2 शब्द है, इसमें क्या फ़र्क है? क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, जो भी ये यूथ होती है, ये अक्सर उत्तेजित होकर ट्रेड करने लग जाती है, फिर फ्यूचर में भी कर लेती है, ऑप्शंस में भी कर लेती है, और फिर समझ आता है कि यार इतना तो हमसे मैनेज ही नहीं हो रहा। तो ये एक आप डिफ्रेंसिएशन अगर बता सके। देखो, मेरे यहाँ पे जो भी लोग ऑप्शन में काम करते हैं, मैं रोक नहीं सकता। मेरे यहाँ पोर्टल बने, 85% लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑप्शन में 10 में से 9 लोग नुकसान कर रहे हैं। 90% लोग नुकसान में, 100%। और ये जो ट्रेडिंग करते हैं विदाउट एनी नॉलेज, ट्रेडिंग में बहुत एस्पेक्ट देखना पड़ता है, ये स्पेशलाइज काम है। अच्छा, ऐसा नहीं कि उठेगा नहीं उठा ले लिया कर लिया, ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग करने वाली उसी कंपनियों में ट्रेडिंग करो जो फंडामेंटली सॉलिड है, जिसका शेयर आज 400 है और जिसको 4000 होना है।
वो कंपनी में मैं ट्रेडिंग करूंगा तो मेरे को ट्रेडिंग में भी पैसे भरेंगे। पेनी स्टॉक्स में मतलब नहीं है। पेनी स्टॉक में हाई रिस्क हाई गेन, पर उसमें तुम्हारे को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैंने आज 10 लाख रुपए लगाए हैं, तो 10 लाख के 10 लाख रहेंगे क्या। पहले आई वांट टू प्रोटेक्ट माय कैपिटल। एग्जैक्टली, एक बार वो सेफ हो जाए फिर भले हाई रिस्क हाई गेन। जनरली क्या करते हैं, मेरी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, मैं क्या करता हूँ, मुझे देखता हूँ टाइमिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट। 10 दिन हो गया बाजार टूटा, कोविड के समय पे हमने हेवीली इन्वेस्ट किया। मैंने बोला भाई 160 रुपए में स्टेट बैंक मिल रहा है, बराबर है ना। आज स्टेट बैंक जैसा सेटअप डालने के लिए, उनके सॉफ्टवेयर डालने के लिए बहुत समय लगेगा। सही बात है। इतना आसान नहीं है कोई दूसरा कंपनी आएगा और वो चालू कर देगा। सही बात। तो ये हरकत नहीं है, हरकत नहीं। बोले कोविड है और नीचे आएगा, कोविड आए तो कोविड आए ना, क्या हरकत है। ये मैंने जो भाव लिया है, कितने भी कोविड आए, साल भर में, 1.5 साल में मैं भाव टू भाव बेच दूंगा। एटलीस्ट लॉस तो नहीं होगा। मुझे तो इन्वेस्ट करना है, तो मैं इन्वेस्ट कर रहा। इन्वेस्टमेंट का क्या, दुकान थोड़ी खोलना पड़ता, आपको क्लिक ही करना है, लेना है, पैसा ट्रांसफर करना है। तो व्हाट इज योर टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ओके। पूरा लोग मंदी में अपने को तेजी कर लेते हैं। तो एक आपको बताया, डू नॉट ट्राई टू प्रेडिक्ट द मार्केट। बहुत बढ़ गया, बहुत घट गया, ये अपना काम नहीं है। फॉलो करना है मार्केट को, बराबर है ना। अपने को डरना नहीं है, बहुत घाटा लग जाएगा, बहुत लालच भी नहीं करना है। तो मेरा स्ट्रैटेजी क्या है, समझो मैंने 500 शेयर लिए 400 रुपए के भाव में, सोच समझ के, 10 बार सोच के, मेरे भी गुरु है कोई, उनकी राय सलाह लेके कि मैं शेयर लूँ, बराबर है। मैंने 400 में लिया, वो 420 हो गया, मैंने 25% माल दे दी। ये तो क्या होता है, 400 में लिया, 420 हो गया, वापस 400 आ गया, तो लौट के बुद्धू घर आ गया, 25% बेच दिया। सही बात। फिर 440 हुआ, एटलीस्ट वो 25 में अपने कैपिटल सिक्योर कर लिया। बिल्कुल, जो भी है मेरा बोनस है। यार एग्जैक्टली राइट, डर खत्म हो गया। और 25 और वो 440 हुआ और 25% बेच दिया। मंजी अभी मैंने 50% माल तो बेच दिया, तो अभी मेरे पास जो स्टॉक पड़ा है, मुझे डर नहीं, उसका वैल्यूएशन क्या है, उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। सही बात। वो आ गया 360 रुपए, तो 440 की चीज 360 आएगी, तब तक तो मुझे घर में नुकसान नहीं, और मैंने नुकसान नहीं किया शेयर बाजार में, तो मैंने पैसा कमा लिया। कॉन्फिडेंस आ गया, कॉन्फिडेंस जो मेन आपने शुरुआत करी थी। अब वो क्या 360 आएगा, तो मुझे वो बेच देने का, क्योंकि 440 450 का शेयर यदि 360 आ रहा है, तो आज भी देख। समझ गया, बराबर है ना। समझ गया। मान लीजिए उसको 4000 होना है, तो 360 आता ही। अच्छा, ये भी एक लॉजिक। 100% जो लंबे रेस एक बार तेजी में आ गया तो पीछे नहीं आएगा। 9 दिन बाजार टूटने के बाद भी जिन कंपनियों को बढ़ना है, वो बढ़ी रही। उनके शेयर ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 5% पर बढ़ रहे हैं। मैक्सिमम 10%, इससे ज्यादा करेक्ट नहीं है। बाप रे। तो अब मुझे तो राजा बन गया, तो 400 का 800 हो जाए तो भी मुझे देखना नहीं, क्योंकि मेरी डायरेक्शन सही है। तो मैं 4000 के लिए खेल रहा हूँ, 800 के लिए खेल लिया। वैसे उल्टा, यदि उल्टा होगा, मैंने ले लिया 380 आ गया, मैं 50% माल दे दूंगा, 400 में लिया, आई विल ऑलवेज बुक स्मॉल लॉसेस। वाह, ताकि एकदम से मेजर लॉस ना बुक करना पड़े। ये स्मार्ट तरीके से वही है कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ, तो लेट्स इट शो नाउ। विजय जी, एक बहुत ही मूल सवाल आपसे पूछूंगा, राइट एज क्या होती है इन्वेस्टिंग की? राइट एज क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। आपने बहुत बढ़िया सवाल ये घर पे अक्सर जैसे मेरे नाना जी हैं, उन्होंने तो उनके समय से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, पर वो और किसी को आने नहीं देते। अरे आप तो 23 साल के हो, पहले जीवन का तजुर्बा तो ले लो, 30 तक खुद का पैसा तो कमा लो, ये तो पिताजी का पैसा आप लगा रहे हैं। इसका एक सिंपल फार्मूला पीपल, 100 माइनस योर एज। समझो आप, मेरा लड़का 27 साल का है, हाँ। या 25 साल का, 25 साल का, 25 साल का, हाँ, तो 100 माइनस 25, तो 75% हाँ। उसने कैपिटल मार्केट में पैसा डालना। अच्छा, 100 माइनस योर एज, ये आपका एक आपका इक्विटी मार्केट में होना चाहिए। किसी भी बुक में, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट SIP हो, म्यूचुअल फंड हो, वो आपका ऑर्डर रखिए इक्विटी मार्केट। जैसे मैं हूँ, हाँ, मैं भी 60 साल का हूँ, तो मेरा इक्विटी निवेश 40% रहना चाहिए अपना एसेट। क्योंकि ये मुझे लगता है जो आप बोल रहे हो, इसका एक ऐसा इन्फ्रेंस में निकाल रहा हूँ कि अगर आज मैं 25 साल का हूँ, तो 75% और वो जो 75 साल का समय है, वो ग्रोथ का समय मेरे लिए बचेगा। बिल्कुल,
और आप यू इज एबल टू टेक रिस्क। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अभी ज़्यादा है, ध्यान देने की क्षमता अभी ज़्यादा है, समय है अभी मेरे पास। तो आपने क्या किया, आपका 25 साल की एज है, 75% कैपिटल मार्केट में लगा दिया, जो 25% है उसके दो हिस्से कर दिए, 12.5% गोल्ड में डाल दिए, अच्छा, वाह, और 12.5% जो है वो आप जो लिक्विड फंड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, उसमें डाल दिए। ऑडियंस एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा रोक के, कि ये जो अभी विजय सर ने कहा, इसको एक बार आप खुद समझने का ट्राई करिएगा। ये कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इन्होंने डिस्कशन में ही हमें बता दी, और परसेंटेज वाइज बता के उसको ब्रेक भी किया कि चलो ये तो परसेंटेज हो गया, पर उस परसेंटेज से कितना कहाँ निवेश करना है इसका भी एक उदाहरण लाइव इन्होंने हमें बताया, जो कि कहीं ना कहीं अगर हम खुद, और ये भी समझिएगा कि ऐसा नहीं कि इन्होंने बता दिया तो आपने कर लिया, यही तो पूरी बात का सार था कि ये आपको नहीं करना है, इस पर आपको रिसर्च करनी है, ये बस एक डायरेक्शन है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हर फील्ड में हो रहा है। सही बात। तो एआई का यूज, ऐसे सॉफ्टवेयर बने हैं कि आपको वो ट्रेडिंग करने में, इन्वेस्टमेंट करने में मदद करते हैं, तो उसका पूरा हम उपयोग करते हैं। अच्छा, आप उपयोग करते हैं उसका? हमारे यहाँ पे पूरा एआई का यूज होता है, मतलब हमारा एक्सपर्टाइज, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा डिसिप्लिन और एआई का यूज, वाह, इसी से ही पैसा बनेगा। मतलब यही ऐसा अक्सर ना किसी को ऐसा लगे जब आप और मैं डिस्कशन कर रहे हो कि आप तो आपका इतना तजुर्बा है, इतना एक्सपीरियंस है, जनरली किसको क्या लगता है, ये तो बोलेंगे यार मत यूज करो, या फिर ये बोलेंगे यार ऐसा कुछ नहीं होता, आपको मार्केट से ही सीखना है, मार्केट से समझना है। पर आज ये कितना इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है आपका इतने सालों के बाद मार्केट के भी, कि एआई को आपने अपनी फील्ड में इंटीग्रेट किया है ताकि भगाया है। जब तक एआई नहीं रहता, मैं डिसीजन लेने में बहुत मुझे डिफिकल्टी जाती। अच्छा, अरे बाप रे। तो एआई मेरे को, मैं ऐसा नहीं है कि वो एआई जो बोलता हूँ मैं फुल डिपेंडेंट नहीं, बट एक रेफरेंस जो रेफरेंस बताएगा कि ये टेक्नो फंडा ब्रेकआउट है, ये टेक्निकली सॉलिड, टेक्निकली ब्रेकआउट, फंडामेंटली सॉलिड। अच्छा, फंडामेंटली सॉलिड कंपनी विद टेक्निकल ब्रेकआउट, विद वॉल्यूम, विद फेवरेट सेक्टर, वो सेक्टर आज फेवरेट में है, तो वो कंपनी का आप निवेश कीजिए, आपको पैसे बनेंगे। ऐसा लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग में नुकसान ही होता है, ट्रेडिंग में कब नुकसान होता, तुमने एक दिन तुम्हारे पास 10 लाख है, तुमने 40 लाख का शेयर, कोई भी बिजनेस, शेयर बाजार की बात क्यों करते इन जनरल भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी बिजनेस है जो यदि आपने कैपिटल से 3-4 गुना ज्यादा एक्सपोजर ले तो लिया, आपने खुद ही रिस्क ले लिया, तो आपको नुकसान लगना ही। लोग बोलते हैं सट्टा बाजार है, बिल्कुल सट्टा बाजार है। लोग जो इसमें पैसा बनता है वो कहीं नहीं बनता। सही बात, बट इसमें भी रिसर्च और स्किल लगती है जो आपने बताया। हाँ, मुझे आज गोल्ड है, आज जो आपका गोल्ड बोलते हैं लोग, गोल्ड माइनिंग, गोल्ड माइनिंग तो नहीं है शेयर बाजार, मैं बोलता बिल्कुल गोल्ड माइनिंग है। अरे गोल्ड माइनिंग को क्या करना पड़ता है, इतने तो नीचे डीप करना पड़ेगा आपको, वो रॉ गोल्ड निकलेगा, उसको चोरी चपाटे से बचाना पड़ेगा, फिर वो रॉ गोल्ड प्रोसेस करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। शेयर बाजार में भी ऐसे कि आपको स्क्रिप्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, डिसिप्लिन करने पड़ेंगे कि भाई मैं क्या गलत हो रहा हूँ, कुछ गलत, मैं गुरु को मान रहा हूँ। पहले लोग देखो अपने जमाने में था, ये मेरा गुरु भाई है, सही बात, ये मेरे गुरु है, हर एक आदमी का गुरु मेंटर जैसे जो एक कॉन्सेप्ट, स्पिरिचुअली गुरु रहते थे। अभी अपने को गुरु बनना पड़ेगा कि किसको मैं गुरु बनाऊं। तो जो सक्सेसफुल आदमी है, जिनको एक्सपीरियंस है, उन लोगों को मैं उनसे सलाह एडवाइस दूंगा। हाँ, सही बात। गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटी दी है कि आपका पास वो चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस है क्या, उन्होंने वो एग्जाम पास किया है क्या, वो एक इनको क्वालिटी मार्क जो होता है, क्वालिटी मार्क है, सही बात है, इस पर भरोसा कर सकते हैं, उनको भरोसा कर सकते हैं, आदमी को नॉलेज है क्योंकि एग्जाम पास हो गया। वो एक चीज है। मैनेजिंग रिस्क मैंने बोल दिया, टाइमिंग ऑफ द मार्केट मैंने बोल दिया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर आपसे सवाल करना चाहता हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हाँ। या फिर कॉमर्स का बैकग्राउंड एक जो होता है, ये कितना जरूरी है इन जनरल लाइफ में। हर बार कुछ सीखने का हमेशा उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि मुझे कुछ मिलेगा इस सीख से, पर आपके विचार में जब आपने इतना समय बिताया है फाइनेंस में, आपके हिसाब से फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल नॉलेज एज स्टूडेंट्स हमारे लिए कितना जरूरी है? फाइनेंशियल मार्केट और कॉमर्स का नॉलेज बिगड़ कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या बिजनेस हो। इसीलिए आप देखो
मारवाड़ी गुजराती कम्युनिटी आगे बढ़ती गई, क्योंकि बचपन से ही पिताजी जो थे बोलते बेटा सोच समझ के काम कर, है ना भाई, वो कम्युनिटी का था, आचरण में आ जाता है उनके। वो आ जाता है। तो आपको ये कॉमर्स का नॉलेज रहने से क्या होता है, आप किसी की बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं, कंपनी के पास कितना डेप्ट है, कंपनी को ऑर्डर तो मिली, देखो कंपनी को ऑर्डर मिली, पिछले साल भी मिली थी, पिछले साल ऑर्डर मिलने के बाद कंपनी का शेयर बढ़ गया, इस बार ऑर्डर मिली तो कंपनी का शेयर नहीं बढ़ा। सही बात है। तो क्यों, कितनी मार्जिन है बिजनेस में, बैलेंस शीट मैं समझूंगा वही मैं कुछ कर पाऊंगा। तो बैलेंस शीट, ये कॉमर्स नॉलेज, कॉमर्स के स्टूडेंट को बैलेंस शीट आ जाएगा, अकाउंटिंग हो गया, जैसे अकाउंटिंग आ जाएगा। अकाउंटिंग में मुझे ये देखना है कि मुझे किससे लेना है, कितना देना है, मेरा फ्रंट फ्लो क्या है, मुझे आगे कितने पैसे देने के लोगों को। मेरे पिताजी ने एक ही बात बोली थी, क्योंकि मैं यहाँ नागपुर में आया था विद जीरो कैपिटल, तो मैंने मेरे किसी दोस्तों से उधार लिया, तो पिताजी ने एक बात बोली, यदि तेरे को किसी को 15 तारीख को पैसे देने और तूने 17 तारीख को पैसे दिए तो तेरी रेपुटेशन जीरो। तेरे को 15 तारीख को पैसे देने, तो सामने वाले क्या 13 तारीख को पहुंचा देगा, वो तेरे को और पैसा देगा। सही बात है, कितनी लॉजिकल सी बात है ये, कि एक बार अगर ऐसा हो गया, कोई आदमी लेट हो गया, कुछ हो गया, तो फिर तो कभी आगे कैपिटल नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने तो बारो कर करके ही कैपिटल बनाया, क्योंकि कैपिटल ही नहीं था। तो जो कैपिटल लिया है वो पैसा टूटना नहीं चाहिए, इस पे फोकस, ग्रोथ की बात की। सही बात है, एटलीस्ट उतना निकल जाए जितना लिया है। अपने को ऐसा नहीं हो कि अपन बाद में गाड़ी लिया तो लोन ले लिया, फ्लैट ले लिया तो लोन ले लिया, सही बात, लैपटॉप लिया तो लोन ले लिया, और बाद में मेरी सैलरी, पूरी सैलरी उसी में जा रही है। एग्जैक्टली ये सवाल एक जो है जिस पे मैं आना चाहता हूँ, ये जो ईएमआई का कॉन्सेप्ट आ चुका है, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, या जो लोन का कॉन्सेप्ट आ चुका है, अगर किसी को आज आईफोन लेना हो तो ईएमआई पे ले ले, लैपटॉप लेना हो ईएमआई पे ले ले, पर अभी हमें समझ नहीं आता शायद कि वो कितना हमारे क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट करेगा, पर शायद कल को जब होम लोन तक बात पहुंचे तब तक तो हमको सारा कोई भी पैसा ना दे। सोच नहीं रहेगा। इस पर क्या आपका एक ओपिनियन है यूथ के लिए, जो आज मेरे उम्र के बच्चे की ईएमआई और ये लोन, जो स्टूडेंट लोन जिससे लोग बाहर जाते हैं या एडमिशन लेते हैं, जो भी, इस पर आपके क्या विचार है? देखो, लोन लेना बहुत आसान है, बहुत लोगों को फोन आते हैं, आपको लोन होना, सामने से ही बोलते ले लो, आपको लोन लेना है क्या, बराबर है ना। तो आपको खुद को देखना है कि मेरी पेइंग कैपेसिटी कितनी है, कि मैं लोन किसके लिए ले रहा हूँ। सही बात, मैं लोन लेके डेढ़ इन्वेस्टमेंट खरीद रहा हूँ। मेरे पिताजी बोलते थे बिजनेस के लिए लोन लेने के लिए कभी घबराना नहीं, क्योंकि वो ग्रो करता है। सही बात। हम तेरे को बेटा, मैं क्या होता था, मैं नागपुर में आया 4-5 साल हुआ, 5 साल हुए, मेरी सिस्टर बोलती थी कि फ्लैट ले लेना तू, मकान ले लेना तू। पिताजी क्या बोले मालूम है क्या, फ्लैट लेना बहुत आसान है, अभी तू रेंट दे रहा 10,000, फ्लैट की ईएमआई हो जाएंगी 20,000 रुपया, खुद का पैसा चले जाएगा। मुझे आज तू ये समझ कि तू कुछ भी नहीं कर रहा है, 40,000 का ईएमआई भरने से अच्छा 10,000 का रेंट कभी भी पूरेगा। सही बात है, 30,000 रुपये तो तू कुछ ना करते हुए बचा रहा है। पौधे को स्ट्रांग बनने दे, पौधा स्ट्रांग बनेगा तो धूप भी सहन करेगा, ज्यादा बारिश भी सहन करेगा। पौधे को स्ट्रांग होने के पहले ही तुम यदि उसके ऊपर बोर्ड डाल दोगे तो टूट जाएंगे। ये कितना अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है हमें ईएमआई और लोन्स को लेके, कि आप खुद को या मुझे एक प्लान समझने का ट्राई करिए, और ग्रोथ के पहले ही अगर मैं 100 चीज़ें या 100 ईएमआई का भार अपनी सैलरी पर डाल दूं तो सैलरी से सेविंग तो छोड़िए, कैपिटल भी कभी नहीं बना। और दूसरी बात, लोगों को ये भ्रम है कि म्यूचुअल फंड में पैसा बनता ही है। अच्छा, म्यूचुअल फंड सही है, सही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पर आपको ये एडवाइजर की एडवाइस लेना जरूरी है कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है। समझ गए। देखो, म्यूचुअल फंड में पैसा बनेगा ही, लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा ही, लेकिन मैंने कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, मैंने किस म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, फंड मैनेजर को फंड दे देते कि यू मैनेज यू अकॉर्डिंग टू योर, जो आपको निवेश करना है जैसा करना है। तो आपको ये देखो 66% म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क से कम रिटर्न दिया। बाप रे भाई, बेंचमार्क यदि आपको 40% का रिटर्न दिया है तो उसी फील्ड के म्यूचुअल फंड ने भी 40% का रिटर्न देना चाहिए। ठीक है, 2-3% का डेविएशन एक्सेप्टेबल, 40% दे रहा है, आपका म्यूचुअल फंड 22% दे रहा है, इसलिए यहाँ एडवाइजर की जरूरत है।
लोग बोलते नहीं मेरे को तो पैसा बना, मेरे को तो 22% का रिटर्न आया। कितना बना वो तो देखिए, और वो देखो और कितना बन सकता था। बेंचमार्क ने कितना रिटर्न दिया है, इसलिए एडवाइजर की जरूरत। विजय जी, अभी भी आजकल के जो अपने फैमिली बिजनेस हो गए या कोई भी इंडिविजुअल हो गया, एडवाइजर वाले कॉन्सेप्ट को वो हमेशा एक्सपेंस समझते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं समझते। ये एक मैं चीज आपसे वो क्लियर एक्सपेंस समझते नए बच्चे। हाँ। तो ये नहीं चाहते कि ठीक है मैं ट्रेडिंग में 2 पैसे बचा लिया, बराबर है ना। कौन अच्छा डॉक्टर जो है आपको पैसे देके जाएगा, सही बात। बराबर है ना। तो अच्छा एडवाइजर भी पैसे बना के वो एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट ही समझो, खर्चा नहीं है, और बहुत कम है। इन्वेस्टर की जो चार्जेस रहते हैं वो बहुत कम है, मिनिमम से है। वो कभी भी देना आदमी ने। वाह, सही और बात। मैं ऑनलाइन करने के पहले मेरे एडवाइजर को पूछूंगा ये लूँ क्या, मैं तुरंत क्लिक नहीं करूंगा, मैं डिसिप्लिन रखूंगा कि मेरे पास कितना पैसा है, वो पैसा ग्रो हो रहा है क्या, डेट तो नहीं हो रहा, वो सेक्टर फेवरेबल है क्या। तो कोई सलाहकार बहुत जरूरी है, वो सब चीज जरूरी है। इस चीज से भागने से कुछ नहीं होगा इनमें। कुछ नहीं होगा कि ठीक है शेयर बाजार में पैसे डाल दिए तो पैसे बनेंगे ही। 8% ज्यादा से ज्यादा लोग पैसे कमाते हैं। नए स्टार जितने भी बच्चे हैं काम चालू करते हैं फ्यूचर ऑप्शन में, अरे जो चीज 10 रुपए की 180 हो जाती 3 दिन के अंदर, और 180 की 10 रुपए हो जाती, वो कोई बिजनेस है क्या। सही बात। वो बिजनेस ही नहीं है, इट इज ए प्योर सट्टा। नहीं आपने वो क्या है, लोग जो पैसा कमाते हैं ना वो लोग बता देते कि मैंने पैसे कमाए। कभी नुकसान का वीडियो नहीं बनता है। कभी कोई नहीं बना कि मैंने पैसा कमा दिया। कभी ये सुनने में नहीं आता कि नुकसान का वीडियो यूट्यूब पर है, हमेशा प्रॉफिट का देख के आदमी इन्फ्लुएंस हो जाता है। अब लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे सुनेंगे, टीवी पे सुनेंगे और ले लेंगे। टीवी वाले एंकर ने बताया मैंने ले लिया, वो नुकसान देने वाला है क्या। सही बात, वो भरपाई थोड़ी करेगा। इसलिए नहीं, मैं खुद का रिसर्च करूंगा, मैं डिसिप्लिन वे में जाऊंगा। मैं मेरे जो वेल विशर एडवाइजर है उनका मैं एडवाइस लूंगा। यहाँ पे रोल बहुत मेजर हो जाता है एडवाइजर का, वो क्लिक करने से आपको रोके, इंस्टेंट जो आता है ना, अरे तुरंत। अधिकतर लोग तो तुम्हारे जितने भी टीनेजर्स हैं उनको तो बहुत जल्दी करोड़पति बनना है बहुत जल्दी, कि मैंने लाख रुपया है, मेरे को तुरंत गाड़ी भी होना, बंगलो भी होना, एवरी चीज। शायद सर हम वही देखते हैं, हम ऐसे कुछ लोगों को देखते हैं जो 25 साल में बिलियनर बन गए, खुद का घर ले लिया, फिर कहने का ऐसा लगता है कि यार हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, और वही डर के चक्कर में कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और पीछे आ जाते हैं। यार एग्जैक्टली राइट। तो इसीलिए कि मुझे डिसिप्लिन में काम करना जरूरी है, मेरे को एक्सपर्टाइज लेनी है। मैं होशियार नहीं हूँ, आज भी मैं इस एज में पूरी जिंदगी शेयर बाजार में चली गई, मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं समझता, क्योंकि मैं हर चीज का एक्सपर्ट रह ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। मुझे बताओ, स्टील सेक्टर यदि चल रहा है तो स्टील सेक्टर का मैं एक्सपर्ट रह सकता हूँ क्या, नहीं। मैं ठीक है स्टील सेक्टर का मैं एक्सपर्ट बन भी गया, टेक्सटाइल सेक्टर का मैं एक्सपर्ट रह सकता हूँ, सॉफ्टवेयर का मैं एक्सपर्ट रह सकता हूँ। एक साथ इतने सेक्टर्स में कोई भी नहीं रह सकता। म्यूचुअल फंड क्या करती है, हर स्टील सेक्टर का एक एक्सपर्ट लगाएंगी। म्यूचुअल फंड क्यों पैसा बना के देती है, वो टेक्सटाइल का एक एक्सपर्ट रहेगा, तो सबके एक्सपर्ट लोगों के ओपिनियन लेगा, तो फिर फंड मैनेजर डिसीजन लेगा फिर। और मैंने यदि स्टील सेक्टर का मैं एक्सपर्ट उन पूरे स्टील में डाल दिया, हम उल्टा काम हो गया तो क्या करें। इसलिए मुझे रिस्क मैनेज करना है। 10% टेक्सटाइल, 10% में सीमेंट ले लिया, 10 में इंफ्रा ले लिया, 10 में बैंकिंग एंड फाइनेंस ले लिया, तो इससे कवर भी होने का अपॉर्चुनिटी रहेगा। रिस्क कवर हो गई मेरी। सही बात। तो ये सब बहुत से है, कोई भी आदमी एक्सपर्ट नहीं, मैं एक्सपर्ट हूँ नहीं। अपने आप को कभी भी, क्या होता है लोगों ने पैसा कमाने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, गुरूर आ जाता है, उसको लगता है मैं होशियार हूँ। पर एक बात कभी भी ध्यान रखना, पैसा कमाना आसान है, कमाया हुआ पैसा टिका के रखना सबसे मुश्किल, और उसको वो लेवल पे ग्रो करना उतना ही मुश्किल है। पैसा कमाने से आदमी होशियार समझता खुद को, कभी भी नहीं समझना। बचाने वाला शायद ज्यादा होशियार है कि नहीं। और एक गुरुजी को मैंने पूछा था, तो गुरुजी बोले जिनका बड़े लेवल पे काम है, जिन्होंने बड़े लेवल पे पैसा कमा लिया, उनको और ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। सही है। क्यों कि अब बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा तो बड़ा नुकसान लग सकता। पहले कैसा था, 2000 का इन्वेस्टमेंट हुआ, देखियो 2000 का इन्वेस्टमेंट हुआ, 2000 के हिसाब से नुकसान लगता था। अब 20 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा, उस हिसाब से नुकसान होगा। सही बात। चढ़ने को तो मेरे को बहुत दम लग गया, उतरना एक बार, उतरने को मेरा इन्वेस्टमेंट बड़ा, मैं अपने आप को होशियार समझ रहा। सही बात। तो ये थोड़ा सा नए लोगों ने समझना चाहिए। एक जो समय का कॉन्सेप्ट है,
यार एफडी कब तक बड़ी होगी, तब तक तो मैं कहीं पहुंच जाऊंगा, इक्विटी से मुझे तुरंत पैसा मिल रहा है, शेयर मार्केट तो अभी दे दे रहा है, ये एसआईपी कब करूंगा, किसको मिलेगी, मैं रहूंगा नहीं रहूंगा मुझे नहीं पता। ये एक चीज ना हमारे एज ग्रुप में बहुत चलती है कि इतना समय कैसे देंगे, इतना पेशेंस कैसे रखेंगे। बट आपका इस पे इतने एक्सपीरियंस के बाद क्या ओपिनियन है कि टाइम को हम किस तरीके से समझे? आपको टाइम देना पड़ेगा। आपने यदि आम लाए हम्म, वो पकने के पहले ही काट डाले, मतलब ही नहीं। मजा आएगा क्या आपको? नहीं। इन्वेस्टमेंट में भी वैसे ही है। आज एफडी करते हो तो 8-9 साल में पैसा डबल होता है। सही बात। समझे? आपको यदि 3 साल में शेयर बाजार रिटर्न देना ना, यू शुड बी हैप्पी विद द रिटर्न्स। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन शेयर बाजार से कर लेते, लोगों को पेशेंस ही नहीं रहता। आज लिया 8 दिन में पैसा नहीं पड़ा तो बेकार है। आप ये सोचिए कि 3 साल में मुझे पैसा डबल करना है, मेरे पास और कोई ऑप्शन है क्या जो पैसा 3 साल में डबल डबल, कर? सही बात है। कोई नहीं करता। इवन रियल एस्टेट में आप डालोगे, आप क्या करते? रियल इन्वेस्टमेंट में पैसा डालते, ये देखते क्या आज मेरे प्लॉट का क्या भाव है, आज मेरी खेती का क्या भाव है। सही बात। शेयर बाजार में आज लिया नहीं उसने, शाम को देखता है अरे ये तो 3% टूट नीचे हो गया, ये तो 2% टूट गया, खत्म करो, बेचो, निकलो बाहर। वो पैनिक कर रहा देता है। हाँ, जल्दबाजी में आ जाते हैं। और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर लिया तो ज्यादा पैनिक होता है। तो मेरी औकात यदि 10 लाख रुपए डालने की है, मैंने 2.5 लाख ही डाले एक बार की। समझ में तो आया क्या ट्रेंड है। क्योंकि समझने को समय लगता है, एक्सपीरियंस लगता है। पूछिए। हाँ पूछिए। सर अभी मेरे पास एक सिचुएशन है, सॉरी माय सेल्फ ऐश्वर्या घाटे एंड मैं 4th ईयर स्टूडेंट हूँ, अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो अब ना सर मैं इंटर्न एक नॉर्मल सा, जिसका कुछ हार्डली 6,000 या फिर 4,000 के आसपास कुछ पेमेंट है। अब मेरे मन में आता है लोगों को देख के कि मैं भी इन्वेस्ट करूँ कहीं पर, तो मैक्स टू मैक्स अब 4,000 में से सर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बाकी का एक्सपेंस है उसको निकाल के मैं बस 500 रुपये के आसपास इन्वेस्ट कर सकता हूँ। एंड अब मुझे वो 500 रुपये बस एक ही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना है सर, ये मेरे मन में है, ये मेरे थॉट्स है कि मेरे को एक ही जगह पे उससे इन्वेस्ट नहीं करना। आई वांट टू इन्वेस्ट इन लाइक कि 2-3 जगह करके रखे, तो मे बी 2-3 ऑप्शन रहेंगे मेरे पास कि तीनों में से कोई तो एक बढ़ेगा। ये मेरा थिंकिंग है। जब मैं बात करता हूँ मेरे दोस्तों से कि क्या मैं 10-20 इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो वो लोग बात करने के लिए तैयार नहीं होते कि तू ज्यादा इन्वेस्ट करेगा तो तुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। अरे तो ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए मेरे पास में कैपिटल भी तो होना चाहिए। देखो, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कि कैसे होता है ये सारी चीजें। मैं एकदम उसमें से कोई भी नॉलेज नहीं स्टॉक का, बट स्टिल कि if मैं इन्वेस्ट करूंगा वो मुझे घाटा देगा या फिर प्रॉफिट देगा, वो मुझे समझेगा तो सही, कम से चालू करेंगे, बट वो लगता है कि उनके लर्निंग होगी। एंड सर दूसरा जो चीज है कि सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसिंग चलती है लोगों की, वो तो टोटली स्कैम लगता है मेरे को। क्योंकि वीडियो बना के जो बताते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने इतना कमाया, फिर 3 दिन बाद उनकी स्टोरी आती है कि ये कोर्स लो और आप ये हो जाएंगे। 1 साल बाद बोलते हैं, 1 साल वो खुद मार्केट में 1 साल पहले उतरे रहते हैं, फिर वो बोलते हैं कि लाइक कोर्स खरीद लो तो तुम भी बड़े हो जाओगे कोर्स लेके। तो वो सारी चीजों का आपका सजेशन क्या है मेरे लिए कि मैं किस चीज से चालू करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए जहाँ से जेन्युइनली मुझे नॉलेज मिले, ना कि ये कोई भी बाकी वीडियो देख लिया यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे रील देख। बहुत से लोग यूट्यूब और टीवी पे सुन के खरीदते हैं। हाँ। पहले तो मैंने कितने पैसे डालने चाहिए उसका एक फार्मूला बताता हूँ। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज सेविंग। सेविंग इज कि मेरी आय माइनस मेरी सेविंग मुझे कितनी करनी है, इज इक्वल टू मेरे एक्सपेंसेस। इनकम माइनस रिड्यूस माय एक्सपेंसेस। सेविंग नहीं रिड्यूस करना है, सेविंग तो मेरे को इन्वेस्ट करनी है। अब मैं बताता हूँ, मैं व्हेन आई वाज स्टूडेंट तो मेरे को पॉकेट मनी मिलता था, क्योंकि मैं अमरावती रहता था, मैं प्रॉपर दरियापुर का हूँ। तो पिताजी बोलते थे कि ये तेरा रूम रेंट, ये तेरा मेस का पैसा, ये तेरा पेट्रोल का पैसा, ये बाकी तेरे को पॉकेट मनी, ऐसा वो मेरे को 2,000 रुपीज देते थे उस समय पे। तो मैं क्या करता था कि मैं ऑटो करके जाऊंगा तो मेरे को 100 रुपये लग जाएंगे, बस से जाऊंगा तो 10 रुपये में काम हो जाएगा। मनी मैनेजमेंट का जो एक एस्पेक्ट, मतलब सेविंग की आदत जो है वो बचपन से ही होना, कि मैं कैसे पैसे बचा सकता हूँ, मैं मेरे खर्चे कैसे कम कर सकता हूँ। ये आपके इनबिल्ट आना चाहिए, ये किसी के कहने से नहीं आता है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट तो आपने फिक्स कर लिया, वो हिसाब से आपको खर्चे मैनेज करने, बराबर है ना। तो वो एक आपकी स्ट्रेटेजी है। वो लोग कुछ भी बोलो, गवर्नमेंट की इतनी 500 रुपये महीना, इवन यू कैन स्टार्ट SIP विथ ₹100, और क्या चाहिए। तो आप ये चीज़ है कि इन्वेस्ट, मुझे सेविंग, मेरे अर्निंग के बाद मेरी सेविंग निकलेंगी, बाद में मेरे को मेरे खर्चे मैनेज करने। तो उस समय पे मेरे को जो मिलते थे 9,000 रुपीज़ मैंने बचाए थे,
और मेरा बीकॉम सेकंड ईयर में मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट था अच्छा। शेयर बाजार में। मैंने उस वक्त इंगोर्सल रैंड के शेयर खरीदे थे 9,000 रुपये के, कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो मैंने शेयर खरीदे। पॉन्ड्स कंपनी के शेयर खरीदे, अभी वो हिंदुस्तान लीवर में मर्ज हो गई थी बात। तो वो कल्टीवेशन तुम्हारा बचपन से रहेगा ना, तो लोग अभी बहुत पैसा देता है, बहुत शांति देता है, और अपने आप पे अपने को प्राउड आता है ये एज के बाद कि नहीं मैंने कुछ मेरे दिमाग से भी कुछ बनाया है, कॉन्फिडेंस आता है, सेटिस्फैक्शन आता है। वाओ। अभी क्या चार्ट स्टडी करते लोग, वो बहुत अच्छी चीज है। इसके टूल्स है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ग्राफिक स्टडी, कैंडल, बराबर है ना, ट्रेल लाइन, ये सब चीज। वो ट्रेल लाइन ब्रेक हो गई, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, नया ब्रेकआउट मिला है, ब्रेकआउट फंडामेंटल ये है। तो ये थोड़े से टेक्निकल चीजें है, जिस हिसाब से वो कर सकते हैं। और मोनोपोली बिजनेस पे ध्यान रखो। तो ये कंपनी है जिसके पास कोयले की खदान है, तो कोयले की खदान तुम्हारे हमारी तो रह नहीं सकती। सही बात। ये कंपनी को क्या जाने वाला है। पोर्ट बिजनेसेस हो गए, कंपनियों में लिस्टेड कंपनियां हो गई, स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए, गिनी चुनी कंपनियां हैं, ये ज़्यादा टूटेगी भी नहीं, आपको पैसा दे के जाएंगी। उनको वो सैकली बिजनेस भी नहीं उनका, कि अभी बहुत रिसेशन चल रहा है, तो अभी बहुत तो हमेशा ही लगेगा, लगेगी। सही बात। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बहुत से पॉइंट कवर हुए नहीं हुए। बाकी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विजय जी, एक सवाल जो जेनरिक मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये इन्वेस्टमेंट को लेके, निवेश को लेके, वो इस तरीके से है कि जो इंसान को समझ लीजिए शुरुआत करनी है, मेरे ऐसा कोई बच्चा है 23 साल का, अब सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा, क्योंकि मेरी एज 23 है, कि मैं यूट्यूब पे चले जाता या फिर इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलो कर लेता हूँ जो कर रहा हो। एक ये चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, क्या ये सही है, और अगर ये नहीं है तो सही क्या है? ये गलत भी हो सकती, सही भी हो सकती। आपने यूट्यूब पे कुछ सुना, फिर आप खुद मेहनत लो, बिजनेस मॉडल समझो, बराबर है ना, अपने एडवाइजर के लिए, कंपनी की बैलेंस शीट जाओ, कितना लोन है, कितनी पुरानी कंपनी है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का एक्सपोर्ट कितना है, नया कॉम्पिटिटर आने से कंपनी को कितना बड़ा नुकसान लग सकता। जैसा भी टायर कंपनियां हैं, बराबर है ना, इतना बड़ा ट्रक का टायर इंपोर्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बनाना ही पड़ेगा, बराबर है। अभी यदि कोई टायर कंपनी उन्होंने प्लान डाला है, तो 20,000 रुपए में प्लान सेटअप हो गया उनका। आज वही प्लांट यदि नया आदमी लगाना चाहता है तो 200 करोड़ रुपए भी कम पड़ेंगे। सही बात है। ऑल ओवर इंडिया नेटवर्क उनका है, तो नया कॉम्पिटिटर उनको कॉम्पीट करने के लिए बहुत दम लगेगा, केपेबल नहीं रहेगा, एक्सपोर्ट आ नहीं सकता, एक्सपोर्ट हो नहीं सकता। और इंडिया में एक बात समझो, इंडिया में कंजम्पशन है, यहाँ पॉपुलेशन जो है ना अपनी स्ट्रेंथ है। यहाँ जितना कोई भी दुनिया की कंपनी, कोई भी दुनिया का देश इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता, बराबर है ना। सही बात। क्योंकि यहाँ कंजम्पशन है। गवर्नमेंट भी जो है जीएसटी रिफॉर्म लाया, डिजिटल पेमेंट रिफॉर्म लाया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट भी चाहती है अपनी 5th नंबर की इकोनॉमी बनी है, तो अपनी ये असेट है। और अपनी एवरेज एज ऑफ द पॉपुलेशन इज 25। डेमोग्राफिक में देखें तो यंग सबसे ज्यादा लोग हैं अभी पॉपुलेशन। 25 साल का लड़का बहुत काम करेगा। आपका क्या अभी हुआ कि पहले कैसा था सिनेरियो और आज कैसा है सिनेरियो, जो वो थोड़ा पॉलिटिक्स वाला क्वेश्चन है कि पहले सिनेरियो कैसा था और अभी कैसे आपके हिसाब से? नहीं, कैसा है, पॉलिटिक्स में मैं नहीं कमेंट करूंगा कुछ, लेकिन कैसा है कि रिजल्ट बताते हैं कि अपनी जीडीपी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, अपने एक्सपोर्ट, अपना रुपया स्ट्रांग है क्या अदर करेंसी के मामले में, ये कुछ बेंचमार्क है। तो गवर्नमेंट सही कर रही कि नहीं कर रही, इसका एक मापदंड है। और एक बात समझ लो, 55% लोग अमेरिका में डीमैट अकाउंट है उनका, वो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, और अभी इंडिया में सिर्फ 11% ही लोग हैं जिनके डीमैट अकाउंट है। तो तभी भी इतना ज्यादा क्रेज है, तो भी मार्केट इतना ऊपर है। और पहले कैसा था, फॉरेन वाले थे, उन्होंने माल बेच दिया तो बाजार में मंदी। अब ऐसा नहीं, बहुत डिपेंडेंट हो गए थे। अब डिपेंडेंट नहीं, अब अपने जो इन्वेस्टर है जो अभी सिर्फ 11% ही है, इनकी ताकत है।
वो एक बार कितना भी माल बेच ले उनको लौट के आना ही है। हम्म और देखो 2 देशों में युद्ध चल रहा है वर्ल्ड में, इंटरेस्ट रेट हाई पे है, उसके बावजूद ये बाजार है। जब सब सही होगा तब तो ऊपर ही जाएगा। यदि आपने ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि अपने इंडिया को बोल रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के में आप मध्यस्थता करो, मीडिएटर बन के जाओ एक। ये कितनी बड़ी अपने एक गौरव की बात है अपने लिए। कि अपने के समझाने से कोई समझता है, क्योंकि अपन पावरफुल है। अपनी इकोनॉमी पावरफुल कैसे होता है? इकोनॉमी से। नंबर ट्रेन से आ रहा था ब्रिगेडियर करके कि आर्मी में बहुत बड़े पोस्ट पे ब्रिगेडियर मिले। उनको बोला मैंने कि भाई पहले कैसा था, तो बोले अभी जो इक्विपमेंट गवर्नमेंट ने दिए हैं वो खटाखट एकदम ऑटोमेटिक और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड है। पहले वो हमारे को 330 वो राइफल मिलती थी, पुल करो, वो पुल करो, ये करो, वो नहीं है। पहले हमको 1 शू मिलते थे, अभी 3 शू मिल रहे हैं। हर साल नई ड्रेस मिलती है, कभी कोई चीज की कमी नहीं। ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल से लेके ट्रेनिंग से लेके ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन अपग्रेडेड। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। ये अपना आम आदमी से पूछ के सीख सकते। सही बात, सही बात। तो ऐसा नहीं कि बाजार बहुत टूट जाएंगे। ऑन क्वालिटी पेज, क्वांटिटी डज नॉट पे। क्वालिटी पेज। विजय जी, एक सवाल मैं आपको आईपीओ को लेकर करना चाहूँगा। आजकल बहुत ट्रेंड में आ गया आईपीओ। कुछ समय से, जब से ये पेटीएम हुआ, जोमेटो हुआ, नायका हुआ, कि आईपीओ में लगाते हैं, मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। इसका एक क्या एनालिसिस है आपकी तरफ से कि क्या ऐसा सच में पॉसिबल है? देखो, आईपीओ आता है ना, एक आईपीओ ने इंडियन इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट दिया है। जैसे मुझे कोई कंपनी स्टार्ट करना है, वो कंपनी को 200 करोड़ रुपए लगते हैं, मेरे पास 100 करोड़ ही है, मुझे तो स्टार्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, पब्लिक को मांगूंगा कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसमें आप यदि 100 करोड़ देते होंगे तो ये अपन कंपनी रन कर सकते हैं। तो मुझे एक साथ 100 करोड़ होना, तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो कंपनी का वैल्यूएशन है उससे 20-25% कम में मार्केट में दूंगा। कि भी मतलब मेरा वैल्यूएशन आ रहा समझो 100 रुपया पर शेयर, मैं दूंगा 60 रुपए में, आओ तुम आते होंगे तो। क्योंकि मुझे इक्विटी लेने से मेरे ऊपर बर्डन है क्या कि उनको मुझे प्रॉफिट कम, उनको ब्याज देना है। बैंक का लोन लूंगा तो मेरे को तो हर मेरा मनी जनरेशन को 3 साल लग जाएंगे, तब तक तो बैंकों के लोन देते रहूंगा। 3 बार मैंने एनपीए नहीं पेमेंट किया था, तो मैं जनता से लूंगा। सही बात। तो आईपीओ जो मार्केट है उसमें आपको एक ही देखना है कि किस वैल्यूएशन पे कंपनी दे रही है। अगेन वही बात, मैनेजमेंट कैसा है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है क्या। आईपीओ जो ला रही है वो कंपनी इस फील्ड में कब से मार्केट। सही बात है। और वो हिसाब से आपको काम करना है। कौन से म्यूचुअल फंड ने लिया है म्यूचुअल फंड? आईपीओ गवर्नमेंट इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट देता है। और ये चीज आगे भी ट्रेंड में रहेगी, क्योंकि ज्यादा कंपनीज आ रही है, स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं। स्टेट बैंक का आईपीओ 80 रुपए में आया था, उसके बाद कितने बोनस आ गए, कितने स्प्लिट हो गए, उसके बाद भी ये चलते जा रहा है। अक्सर क्या ऐसी गलतियां होती है अजय जी आपके हिसाब से, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे? रिसर्च वाला एस्पेक्ट तो हम समझ गए, ये ऐप वाला एस्पेक्ट भी समझ गए, पर ऐसी कुछ गलतियां जो जनरली समझने के बाद भी, रिसर्च करने के बाद भी होती है, और उससे हम किस तरीके से प्रिकॉशन से बचे? भाई कैसा है, मैंने आपको एक ही बात बोली है, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस 400 रुपए की कंपनी को 4000 आना है तो बहुत टूटेगा नहीं। बताया आपको प्रॉफिट जैसा अब नुकसान भी बुक करना है। 10 का शेयर 12 रुपए में बेचना बहुत आसान है, किसी को भी आता है। और 12 का शेयर 10 रुपए में बेचना, ये जिस दिन आम आदमी को आ जाएगा उस दिन वो हो जाएगा कि मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ। सही बात, एक करेक्शन सा आ जाए। करेक्शन है तो मैंने आई यूज स्टॉप लॉस। और मैं 10 का 12 हुआ, इसका मतलब आई एम इन द राइट डायरेक्शन। 12 का 14 हुआ, मैंने वही बताया आपको, 25% भेज दिया, 25% भेज दिया। ये एक है। और दूसरी बात, पेशेंस रखना पड़ेगा। ये दिमाग में हमेशा रखना चाहिए कि अवधि में 8 साल में पैसा डबल होता है। ये साइकिल है एक। 8 साल में पैसा डबल होता है, मेरे को 3 साल में डबल हो गया, आई एम हैप्पी। विजय जी, एक आखिरी मैसेज इस डिस्कशन के अंत में हम जब आ चुके हैं, आप कुछ इन्वेस्टर्स को देना चाहेंगे, फिर भले ही वो यंग हो
वेटरन्स हो, जो भी हो, पर जो आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा जो शायद किसी को कोई कोर्स में ना मिले, कहीं ना मिले, वो आप एक क्या मैसेज देना चाहो? मैं यही कि आप विजन रखिए, विजन से ही पैसा बनेगा। बराबर है ना। अभी मेरा एक विजन था कि लैंड तो बढ़ने वाली नहीं है, लैंड उतनी रहने वाली है, कस्टमर बढ़ने वाले। सही बात। तो लैंड में इन्वेस्टमेंट ये विजन का काम है। जिन्होंने आज के 15 साल पहले, 20 साल पहले वो एक विजन रखा कि अभी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन, फॉर्मेलिटीज इतने बढ़ गए कि छोटा आदमी धंधा करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। हर फील्ड में आप देखो, इवन एक हॉस्पिटल भी चलाना है, कंप्लायंस और ये और वो। कंप्लायंस इतना बढ़ गया है कि आपको छोटा आदमी कंप्लायंस का टीम रखना पड़ेगा, एक लीगल डिपार्टमेंट का टीम रखना पड़ेगा, प्रॉपर इनकम टैक्स भर रहा क्या, प्रॉपर टीडीएस भर रहा देखना पड़ेगा, वो सब चीज है। तो कॉर्पोरेट पैसा कमाएंगे, बड़ा आदमी पैसा कमाएगा, बस उसके बिजनेस पार्टनर बन जाओ। ये सबसे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि शेयर बाजार में इक्विटी के माध्यम से मैं 1% का, आधा % का, 0.5% का, एटलीस्ट उसके ग्रोथ का हिस्सा रहो। और मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। मेरे को मेरे रिसर्च पे भी कॉन्फिडेंस है, मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा। सही बात। सबसे बेस्ट है एसआईपी चालू कर दिया आपने, ये मार्केट इस तरह से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है, आपके ऊपर के लेवल पे इन्वेस्टमेंट हो गया और बाजार नीचे आया तो आपका वैल्यूएशन नीचे कम हो गया। हाँ, एसआईपी में क्या हर लेवल पे आपकी इन्वेस्टमेंट रहती है, तो एक आपको एवरेज मिल जाएगा। ट्रेडिंग करना नहीं, ट्रेडिंग के लिए एआई का यूज होना जरूरी है। तो और अपने आप को बहुत होशियार समझना नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हमेशा एक लर्निंग प्रोसेस में एक समझ लो, पिताजी ने पैसा कमाया बहुत मेहनत से, उसको ग्रो करना है, उसको उड़ाना नहीं। उड़ाना, ये फर्क है दो शब्दों में। नहीं तो क्या होगा, पैसा आप गंवा दोगे तो आप पेसिमिज्म में आ जाएंगे, सही बात। कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा लूज हो जाएगा, वो अगली बार करने में इतना घबराहट होगी कि वो शायद घबराहट होंगी तो स्टॉक मार्केट में कहानी अंत हो बराबर जाएगी। नहीं होगी। सही बात। अब मैंने मेरे चद्दर देख के काम किया तो वही चीज सही है, कर लिया है। चलिए विजय जी, थैंक यू सो मच, आप शो पे आए। एक मैसेज मैं आप सबको देना चाहूंगा ऑडियंस जाने के पहले कि ये जो भी यहाँ पे डिस्कस हुआ, ये सिर्फ एक नॉलेज के पर्पज से था, एक सजेशन के पर्पज से था। ये कोई भी तरीके से हम आपको किसी चीज़ करने के लिए गाइड नहीं करना चाहते या कोर्स नहीं करना चाहते। ये सिर्फ एक हमारा डिस्कशन था, हमारे एक अनुभव का, विचारों का डिस्कशन था, जिससे हम चाहते कि आपको एक नॉलेज मिले, एजुकेशन मिले। कोई भी ऐसा डायरेक्शन हम नहीं देना चाहते कि आप इसी तरीके से इन्वेस्ट करें, यहाँ पे इन्वेस्ट करें या फिर इतना इन्वेस्ट करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉलेज पर्पज के लिए कंडक्ट किया जा रहा है। ये भी नहीं बताना चाहता कि तेजी आएगी या मंदी आएगी, कोई प्रेडिक्शन नहीं है, कुछ नहीं, कोई प्रेडिक्शन नहीं, जस्ट फॉलो द मार्केट। मैं कोई एडवाइजर नहीं हूँ, और बस यही है कि एक्सपीरियंस था इतने साल का, वो शेयर किया। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सब शो पे आए, आप देख रहे हैं। अंत करूंगा बस एक बहुत अच्छी लाइन जो विजय जी ने बोली थी, रिस्क है तो इश्क है, इसलिए रिस्क लेने से घबराइए। बिल्कुल रिस्क लेना चाहिए, योर एज इज टू टेक द रिस्क। गुड, थैंक यू।